Morning children, welcome back to online class. Student of class 7 SST. Today I am going to take a class of chapter number 9 and the name of this chapter is The Flourishing of Regional Cultures. कैसे जो है वह रीजनल कल्चर यानी कि धार्मिक सभ्यता संस्कृति का कैसे प्रादुर्भाव हुआ हमारे भारत में, कैसे उनका आगमन हुआ, कैसे कैसे धीरे धीरे वो पनपे, कैसे कैसे धीरे धीरे वो फैल गए पूरे भारत में। आज इसी के बारे में यह क्लास है। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड की कुछ झलकियाँ जो है आपको स्टार्ट भी करना पड़ेगा इस चैप्टर में। Before I'm going to start this chapter, I would like to say you all the students, please keep your book in front of you because this chapter is very important and जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बोलने के दौरान मैं वो सभी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हूँ जो बुक में है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए कि आप प्लीज़ कृपया करके अपना बुक जो है सामने रखें। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक। ड्यूरिंग मिडाइवल टाइम नंबर ऑफ लैंग्वेजेस डेवलप एंड फ्लोरिश्ड इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग हिस्सों में 800 से लेकर 1200 AD तक लगभग बहुत सारी ऐसी जो भाषाएं थी जिन्होंने अपना कब्जा जमाया और जिनका उत्थान इन्हीं दौरान हुआ। एक तरह से कहें कि एक अलग अलग तरह की सभ्यता और संस्कृति का नींव जो है वो रखा गया इसी मिडाइवल पीरियड के दौरान। द राजपूत रूल गेव द ट्रिमेंडस बूस्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ रिलीजन, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। राजपूतों के शासनकाल में भी वो चाहे धार्मिक लैंग्वेज हो तब या फिर उसके लिटरेचर हो, साहित्य हो तब, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा जो है एक इम्पॉर्टेंट स्थान जो है वो रखा है और एक बहुत ऐसी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी जो जिन्होंने दिया है इस भारत को। और सभी चीज़ें जिन्होंने अपने रीजनल कल्चर, रीजनल सभ्यता को देखते हुए उन्होंने जो भारत के लिए किया, जो भारत उनके लिए सदा ऋणी रहेगा। एक तरह से आज भी वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। While संस्कृत कंटिन्यू टू बी द मेन लैंग्वेज ऑफ राइटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, ऐसा देखा गया कि संस्कृत ही ज़्यादातर जो है वो लैंग्वेजेस इसमें साहित्य में, संस्कृति में ज़्यादा जो है वो यूज़ किया गया। पाली और प्राकृत ऑल्सो यूज़, पाली और प्राकृत लैंग्वेज को भी ज़्यादातर यूज़ किया गया। हमने देखा कि भगवान बुद्ध के काल में पाली लैंग्वेजेस, चाहे महावीर के काल में भी प्राकृत लैंग्वेजेस का ज़्यादा तक प्रयोग किया गया। वेरियस फॉर्म ऑफ पोएट्री एंड बायोग्राफीज वेयर कंपोज इन संस्कृत ड्यूरिंग दिस टाइम। अलग तरह का पोएट्री था, चाहे बायोग्राफी था जो संस्कृत में लिखा था, इसी काल में हुआ। एंड द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ थीम्स, सब्जेक्ट, पोएट्री, ड्रामा। और अगर बात किया जाए साहित्य में तो साहित्य में एक अलग अलग तरीके की वैरायटी, विभिन्न विभिन्न प्रकार का वेरिएशंस जो है वो इस काल के दौरान हमें देखने को मिला। वो पोएट्री के रूप में था, ड्रामा के रूप में था, हिस्ट्री के रूप में था, साइंस के रूप में था, मेडिसिन के रूप में था, रोमांस के रूप में था, ग्रामर के रूप में था और रिलीजन के रूप में था। तो नाउ सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर, कुछ जो है इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो अलग अलग भारत के हिस्से में जो है वह हुए। व्हाट आर दोज? वो भारत के हिस्से में अलग अलग जो भी चीज़ें हुई वो क्या क्या थी। आज चलिए लेट्स वी टॉक। गीत गोविंद जो कि जयदेव के द्वारा लिखा गया था। गीत गोविंद एक बुक है जो जयदेव द्वारा रचित है एंड इट इज अ इमोशनली एक्सप्रेसिव पोएम डिस्क्राइबिंग द लव ऑफ राधा एंड कृष्ण, जिसमें जयदेव ने राधा और कृष्ण के प्रति जो भी प्रेम था उस प्रेम को अपने साहित्य के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है और जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। अब है खत्री सरिता सागर, कथा सरिता सागर।
कथा सरिता सागर, जो कि लिखा था सोमदेव ने। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड रिफ्लेक्ट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर सिनारियो ड्यूरिंग दैट मिडाइवल पीरियड। मध्यकालीन के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक की विवेचना जो है इस बुक में किया गया, जो कि सोमदेव द्वारा रचित है। यानी कि मध्यकाल के दौरान किस तरीके की आर्थिक स्थिति थी, कैसे लोग अपना जीवन यापन किया करते थे, कैसे उनकी जो प्रारंभिक स्थिति थी, उनका राजनीतिक कैरियर कैसा था, कैसे कैसे लोग थे, वे सारी चीज़ें और जो जो लोगों की एक्टिविटीज़ थी उसका इसमें वर्णन किया गया। वर्क्स ऑन मेडिसिन पर भी जो है वह काम किया गया, सच एज द चक्र संहिता में देखिएगा, शुस्त्र संहिता एंड राग विज्ञा वेयर ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक में इसको ट्रांसलेट किया गया। एंड अदर फेमस प्रोज राइटर वेयर द डांडिन एंड बाणभट्टा, है ना। इस तरीके की चीज़ों का भी जो है वह काफ़ी ट्रांसलेट किया गया ताकि जन जन तक इनकी बातों को पहुंचाया जा सके। इन साउथ में देखिए क्या होता है। इन साउथ इंडिया एंड ग्रोथ ऑफ लिटरेचर द तमिल, संस्कृत, कन्नड़ एंड तेलुगु along with पंपा, पोना, राणा वेयर द थ्री ज्वेल्स ऑफ द कन्नड़ लिटरेचर। पम्मा, राणा और पूना जो एक तरह से ज्वेल्स कह सकते हैं, रत्न कह सकते हैं, जो कि लिटरेचर की दुनिया में माने जाते थे। भक्ति संत स्प्रेड देयर द मैसेजेस इन देयर द रिलीजियस लैंग्वेज। कहते हैं कि सूफी संत जो भी थे, सूफी संत उसको बोलते हैं जो मुस्लिम धर्म को फैलाता है। हमारे तो सीधे संत होते हैं, हिंदू धर्म में जो है वो साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, संत होते हैं। और महात्मा लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मानवता की बातें करते हैं, और मानवता की सभी चीज़ों को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, मनुष्यता की परिभाषा क्या होती है, हमें क्या करना चाहिए, और किस तरह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का इज्जत, मान, सम्मान, साथ ही उसके साथ कैसे व्यवहार करे, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है इन महात्माओं ने अपने उपदेशों में बात किया, और अपने लिटरेचर, अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने जनजीवन में रखा। Important literary works during the period including हरमविलासा इन तेलुगु। एक तेलुगु भाषा में जो है हरमविलासा रखा गया है बाय श्रीनाथा के द्वारा, एंड द रामायण इन तमिल बाय कंबन के द्वारा रामायण रखा गया है, एंड द महाभारत तेलुगु बाय द तिकन्ना एंड नान्या। जो दो व्यक्ति थे उन्होंने तेलुगु में महाभारत को भी लिखा। देखिए, रामायण और महाभारत, रामायण एक ऐसी लिपि है जिसको लगभग जो अगर बात किया जाए तो 150 से ज़्यादा भाषाओं में लिखित है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे हम लोगों ने बात किया गीत गोविंद के बारे में, है ना, गीत गोविंद के बारे में जो जयदेव के द्वारा लिखा गया है। फिर दूसरा है हमारा कथा सरिता सागर, जो कि सोमदेव ने लिखा था, सोमदेव के द्वारा वह रचित है। तो जैसे इन दोनों के बारे में हमने बात किया, तो वैसे ही हर तरह का चीज, कोई भी इपिक हो, जैसे चाहे मिडाइवल पीरियड हो तब या अकबर का काल हो तब, इस काल के दौरान जो भी जितने भी साहित्यकार थे उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से अपने संदेश को पहुंचाना चाहा जन जन तक। तो ऐसी भाषाओं का उसमें ज़्यादातर प्रयोग होता था जिससे जिस भाषा में लोग समझ पाए, इसलिए ऐसे साहित्य का अनुवाद दूसरे शब्दों में या कहें कि दूसरे भाषाओं में किया जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि अगर एक इन्फॉर्मेशन दूसरे सभ्यता से अगर एक इन्फॉर्मेशन अगर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं हो सकता तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लोग एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति के बारे में नहीं समझ पाएंगे।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद और कोरोना से लड़ते रहिए। जय हिंद।